आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएसटी फिजिक्स सेंटर में। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से है और इसके सोल्यूशन किस तरह से दिए जाएंगे। प्रश्न है टू रिमूव हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष है। तो प्रश्न है टू रिमूव हाइपरमाइट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस तरह के लेंस का उपयोग करते हैं। टू रिमूव हाइपरमाइट्रोपिया लेंस यूज्ड इज, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो जाहिर सा बात है, हम लोग जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, सॉरी पहले नहीं, रेटिना के पीछे बनता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। वैसे स्थिति में हम लोग कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेकन प्लेस व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म। निम्नलिखित में से क्या होगा जबकि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी प्रिज्म पर फॉल करता है। किसी प्रिज्म पर अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करा दीजिएगा तो क्या होगा? डिस्पर्जन विक्षेपण होगा, डेविएशन विचलन होगा, इंटरफेरेंस व्यतिकरण होगा, या ऑल ऑफ द अबव सभी होगा। तो आप जानते हैं प्रिज्म पर इंटरफेरेंस तो होता नहीं है, होता है तो डिस्पर्जन और डेविएशन। डिस्पर्जन तब होगा जब कई सारे रंग रहेंगे उसमें मिले हुए, तब ना डिस्पर्जन होगा। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णी प्रकाश को आप भेज ही रहे हैं, एक ही तरंग दर है, तो डिस्पर्जन भी नहीं होगा। तो बच क्या गया? क्या होगा? डेविएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेज फॉर क्लियर विजन। एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है, तो शॉर्ट साइटेड का क्या मतलब है समझना है। शॉर्ट साइटेड का मतलब है निकट दृष्टि दोष युक्त। अगर निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति है मतलब उसको दूर की वस्तु नहीं दिखता है। दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखता है? कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। किसी लेंस की फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज म्यू इज इक्वल टू 1.5 इन एयर इज 20 cm। समझिए कि जो ऐसा फोकल लेंथ है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, एयर में उसका फोकल लेंथ 20 cm है। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। अब क्या करते हैं, उसको ऐसे माध्यम में लाकर डुबा देते हैं जहां खुद जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक भी 1.5 है। मैटर को समझिए, मैटर को समझिए, समझना जरूरी है। बताने के लिए तो हम आंसर बता ही सकते हैं, बात यह है कि समझिए आप। एक ठो लेंस है, हवा में डुबाए हैं, तो उसका फोकल लेंथ आपका निकल के आया 20, क्योंकि हवा में लगाए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला जब लगाइएगा तो इसका मान लीजिए इस पर लाइट रे इधर से आके गिरा है, तो इसके लिए जो है रेडियस r1 इसके उल्टा मपाएगा, इसके लिए रेडियस r1 इसके इधर मपाएगा। अगर ये जो इस सरफेस को 1 कहे तो r1 जो होगा ऐसे मपाएगा, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर इसको सरफेस 2 कहे तो इसके लिए रेडियस इधर मपाएगा, जो इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में होगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव r2 यहाँ रखिएगा तो मिला के ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इतना बात समझ गए? इतना बात समझने के बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो फॉर्मूला में ये म्यू क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम की तुलना में।
अगर सही से देखिए तो μ2 बटे μ1 है। ये जो म्यू है μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू ये है फॉर्मूला। म्यू की जगह पे ऐसा सोच सकते हैं। अब आइए अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को कैसे माध्यम में रख देते हैं जिसका अपवर्तनांक खुद 1.5 है और लेंस का भी 1.5 है। तो वैसे स्थिति में अगर आप कीजिएगा μ2 बटे μ1 तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1.5 बटे 1.5 1 आ जाएगा। तब देखिए फोकस का फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस 1 और ये हो गया 1/r1 प्लस r2 कैसे हुआ, प्लस 1/r2 कैसे हुआ हम बता दिए। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला ऊपर का सारा टर्म ही जो है 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू r1 r2 ऊपर r2 प्लस r1, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा टर्म 0 बटे r1 r2 इसको फोकस के लिए उल्टेंगे, फोकस क्योंकि 1/f है ना तो फोकस निकालने के इसको पलटेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा r1 r2 बटे 0, और किसी भी चीज के बटा 0 होता है तो इन्फिनिटी आता है। पहला बात कि हम लोग फॉर्मूला से समझे। दूसरा बात लॉजिक से समझिए, अपवर्तनांक होता ही क्या है, ये μ2 बटे μ1 क्या बताता है कि वो चीजें कितना मुड़ रहा है। अपवर्तनांक खुद में एक मेजरमेंट है कि कोई मीडियम का अपवर्तनांक कितना है, यही बताता है कि वो मीडियम प्रकाश को कितना मोड़ सकता है। कोई लेंस जो है कन्वेक्स लेंस तब है जब उससे लाइट रे क्या होता है कन्वर्ज हो जाता है। कोई लेंस जो है कनकेव लेंस कब है जब उससे कोई लाइट रे डाइवर्ज हो जाता है। अगर आप बराबर में अपवर्तनांक और जितना अपवर्तनांक लेंस का है उतना ही अपवर्तनांक जो है मीडियम का है, तो ऐसे स्थिति में लाइन सीधा सीधा पास कर जाएगा, नहीं कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज, तो कन्वेक्स की तरह क्या बिहेव करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि पैरेलल रे जिस पॉइंट पर काटेगा वही मुख्य फोकस होगा। चूंकि लाइट सीधा सीधा चला गया तो कहीं काटेगा ही नहीं, कहाँ काटेगा तो हम मानेंगे अनंत पर काटेगा तो वहां फोकस होगा। तो या तो फार्मूला से समझ लीजिए नहीं तो लॉजिक से समझ लीजिए कि आप किसी ऐसे माध्यम में लेंस को ला दीजिए जहां माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो जाए तो फोकल लेंथ जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, रे जो है उसे सीधा सीधा पार करने लगेंगे। अब हवा में कल्पना कीजिए कि हवा का ही लेंस बना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस लेंस के होने ना होने से। आइए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, किस रंग के लिए क्रिटिकल एंगल जो है कम होगा, ये पूछा है किस रंग के, क्योंकि ऑप्शन देखिए सब रंग है, ठीक है। और पूछता है क्रिटिकल एंगल जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो कम किस रंग के लिए होगा। तो जाहिर सा बात है क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए आप, थीटा सी इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/μ। इसका मतलब थीटा सी जो है म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रंग के लिए म्यू ज्यादा उसके लिए थीटा सी कम, और किसके लिए म्यू ज्यादा, म्यू उसके लिए ज्यादा जिसका डेविएशन होता है ज्यादा, क्योंकि म्यू यानी अपवर्तनांक उस चीज का ही मेजरमेंट है कि कितना डेविएट होता है। तो जौन सा रंग जितना ज्यादा डेविएट होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान जितना ज्यादा होगा। आप प्रिज्म में याद कीजिए जब डेविएशन हुआ तो सबसे नीचे वायलेट था सबसे ऊपर रेड था, मतलब कि सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट कलर, इसका मतलब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा वायलेट कलर का। इसका मतलब जो सबसे कम क्रिटिकल एंगल होगा, मिनिमम क्रिटिकल एंगल होगा वो वायलेट कलर का होगा। चूंकि सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर तो इसका जो है क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। आइए, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव इज गिवन बाय, जब दो वेव इंटरफेयर करेंगे तब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। इसमें तो है दोनों वेव का जानकारी भी क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी संजोगवश जो है हम वेव का जानकारी आपके जो दिए हुए क्वेश्चन में नहीं लिख पाए, तो हम क्वेश्चन बैंक से ही देख करके अभी फिर लिख देते हैं इसी वीडियो के क्रम में। आप ध्यान दीजिए, वेव दो ठो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही। y1 इक्वल टू क्या दिया है ध्यान दीजिए, y1 इक्वल टू दिया है 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है अलग से नहीं है, छूट गया था क्वेश्चन लिखते समय इसलिए हम लिख दे रहे हैं 3 cos ओमेगा टी। ये दो वेव हैं, इन दोनों वेव और इंटरफेयर कर जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा आपसे इसका जानकारी मांगा गया है। जो नया वेव बनेगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा उसी का जानकारी आपसे जो है वो मांगा गया है। तो ध्यान दीजिए,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या सिंपली पहले एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ओमेगा कॉस फाई लिखिए। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। ये फाई जो है फेज डिफरेंस है। आपके पास दो वेव है, y1 इजकल टू 4 साइन और 3 कॉस है, 4 साइन ओमेगा टी, देखिए ये साइन में है। दूसरा का जो है y2 इजकल टू 3 कॉस ओमेगा टी, एक कॉस में है। दोनों को एक समान करना होता है जब फेज निकालना है तो 3 कॉस ओमेगा टी को आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा, क्योंकि जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो साइन का अपना घर होता है तो यहाँ वो पॉजिटिव देगा। तो ऐसे में अब देखिए, अब यहाँ वाला एंगल जो ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी और पाई बाई 2 ज्यादा है, तो इन दोनों यही वाला एंगल जो होता है यही फेज होता है। तो इन दोनों एंगल में कंपैरिजन कीजिएगा तो कितना का डिफरेंस है, पाई बाई 2 का डिफरेंस है, यानी आपका फाई निकल गया पाई बाई 2। अगर फाई निकल गया पाई बाई 2 तो फार्मूला लगाइए, एम्पलीट्यूड क्या होगा a1 स्क्वायर, तो यहाँ a1 कितना है, पहला में कितना एम्पलीट्यूड है 4 तो 4 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर दूसरा में एम्पलीट्यूड 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस फाई होता है, कॉस फाई और फाई का वैल्यू आपका 90 है तो 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू 0। क्या बच गया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 तो आएगा 5, यानी आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है 5। देखिए ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गिवन बाय बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, द पाथ डिफरेंस इज रिलेटेड टू द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस रिलेटेड है, रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज गिवन बाय। तो देखिए डेल एक्स का फॉर्मूला होता है डेल फाई, जब का फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स के बराबर होता है। ये चीज है, रिलेशन होता है डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब यहां से आप निकाल लीजिए पाथ, ये वाला फॉर्मूला ही आप याद रखिएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई, ठीक है। तब यहां देख लीजिए लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई, क्यों क्या पूछा है, द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज गिवन बाई, पाथ डिफरेंस से फाई जो है किस तरह से रिलेटेड है, तो यही वाला रिलेशन जो सही है लेमडा बाई 2 पाई, देखिए यहाँ आया है लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू डेल एक्स। आइए अच्छा ये फार्मूला कैसे आया, अगर आपके मन में आ जाए फार्मूला कैसे आया, थोड़ा सा हम रफ करके आपको बता देते हैं कि कैसे आया। y इज इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव का साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये के एक्स क्या है आपके फेज फाई का हिस्सा है, देखिए तो फेज डिफरेंस जो होगा वो के एक्स का ही हिस्सा होगा, डेल फाई यही के एक्स के डेल एक्स होगा, के क्या होता है के प्रोपागेशन कांस्टेंट है 2 पाई बाई लेमडा होता है, ये डेल एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, मानव नेत्र का रिजॉल्विंग पावर क्या है, ध्यान दीजिए मानव नेत्र का रिजॉल्विंग पावर, मानव नेत्र जो है कितना मतलब देख सकता है, उसकी क्षमता देखने की, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा उसके आई पर कितना एंगल का कोण बने तो देख सकता है, तो कम से कम जो है मानव नेत्र के लिए कम से कम 1 मिनट का कोण बने तो देख सकता है, उससे कम का कोण बनता है तो फिर मानव नेत्र को दिक्कत होती है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई, कोई जो लाइट है प्रकाश जो है
वो ट्रांसवर्स प्रकृति का है, वो क्या चीज बताता है? देखिए इंटरफेरेंस होने से पता नहीं चलता, क्योंकि ट्रांसवर्स भी लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह के वेव इंटरफेरेंस शो करते हैं, दोनों तरह के वेव रिफ्लेक्शन शो करते हैं, दोनों तरह के वेव डिस्पर्जन शो करते हैं। लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसा गुण है जो केवल ट्रांसवर्स वेव ही शो करते हैं। चूंकि लाइट भी शो करता है, इसलिए ट्रांसवर्स प्रकृति को प्रूफ करता है। देखिए विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, आप जानते हैं इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे फ्रिंज बनते हैं। इस फ्रिंज का कितना चौड़ाई है, चाहे वो डार्क वाला हो चाहे ब्राइट वाला हो, उसको बीटा बोला गया, विथ ऑफ फ्रिंज बोला गया। वो होता है डी लैम्डा बटे कैपिटल डी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखेंगे।